राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसकी भाषा पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है कि उन्हें 8 से ज्यादा युद्ध रुकवाने के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया और इसलिए अब दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। सोचिए, जो अमेरिका खुद को दुनिया में मानवता और शांति का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी बात कर रहे हैं। इसी चिट्ठी में राष्ट्रपति ट्रंप यह भी लिखते हैं कि उनके लिए अमेरिका के हित और उसका फायदा पहले आता है और वो ये भी कहते हैं कि जब डेनमार्क ग्रीनलैंड को रशिया और चाइना से सुरक्षित नहीं रख सकता तो ग्रीनलैंड का मालिकाना हक डेनमार्क के पास क्यों है? क्या आप समझ रहे हैं? ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की सोच खतरनाक होती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी कहना है इसमें कि अमेरिका ने अब तक नेटो के लिए बहुत कुछ किया और अब नेटो की बारी है कि वो अमेरिका का साथ दे, ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंपा जाए। हकीकत में इस चिट्ठी का पूरा लबोलुआब सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, वो बहुत नाराज है, खिसियाए हुए हैं और इसी वजह से वो अब ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में एक वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरम ने इस चिट्ठी की पुष्टि की है और अपनी सफाई में कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी देती है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे देश को अपनी मनमानी पर चला रहे हैं अमेरिका को इस वक्त, वो शायद ये समझ ही नहीं पाएंगे कि नॉर्वे में एक इंडिपेंडेंट नोबेल कमेटी ये अवार्ड देती है और वहां के प्रधानमंत्री उस बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, उनका यह भी कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को सारी बातें पहले ही स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार तय नहीं करती है, नोबेल कमेटी करती है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों पर अड़े रहे। उन्होंने शिकायत के तौर पर यह चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक पुरस्कार नहीं मिलने से किसी देश के राष्ट्रपति के अहंकार को ऐसी चोट पहुंची है और इसके कारण पूरी दुनिया में आज हंगामा हो रहा है, अस्थिरता है। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पहली नजर में प्यार हो जाना। राष्ट्रपति ट्रंप को भी नोबेल शांति पुरस्कार से लव एट फर्स्ट साइट हुआ। उन्होंने शुरुआत से ही यही माना कि यह पुरस्कार उनको जरूर मिलेगा। जब ऐसा नहीं हुआ तब राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपना अपमान माना और आज आप देखिए कि इस अपमान के प्रतिशोध में वो क्या क्या कर रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से लेकर ईरान, ईरान से लेकर यूरोप देशों के साथ। वेनेजुएला पर हमले से लेकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, यूरोपीय देशों से टकराव, जिसके बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने की बौखलाहट में अब एआई की मदद से, एक राष्ट्रपति है वो, और वो एआई की मदद से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये देखिए। ट्रंप ने पोस्ट की है अगस्त 2025 की तस्वीर। यूएस का हिस्सा उन्होंने, देखिए यहां पर देखिए, ये पूरा मैप देखिए, कनाडा और वेनेजुएला। कनाडा पे भी उन्होंने मैप लगा दिया है। सबसे पहले उन्होंने अगस्त 2025 की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका का एक नया नक्शा दिखाया गया है। यह नया नक्शा है जिसमें कनाडा, देखिए ये ऊपर का कनाडा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर साउथ अमेरिका में ये जो आप वेनेजुएला देख रहे हैं, वेनेजुएला हो कनाडा हो, एआई की मदद से उन्होंने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया है। ऊपर में दिखाइए एक बार, सबसे ऊपर ग्रीनलैंड का हिस्सा, तीनों को उन्होंने अमेरिका के मैप से कवर कर दिया है। और यह अगस्त 2025 की तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं यूके के हेड ऑफ स्टेट से, कीर स्टारमर से, फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की, इधर उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की है, इमैनुअल मैक्रोन भी आपको इस तस्वीर में फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, इस तरह की चीजें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं और सही मायनों में देखें तो ऐसा करके वो यूरोप के नेताओं का मजाक ही उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता। पहले वेनेजुएला पर हमला किया, अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी जा रही है और इसके बाद कनाडा का नंबर आने वाला है। वेनेजुएला, कनाडा और ग्रीनलैंड, सीधे तौर पर नजर है डोनाल्ड ट्रंप की
और कई बार देखिए, एक वक्त पर अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल टाइम्स ने उनको टैको कहा था, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो हमेशा धमकी देते हैं लेकिन फिर पीछे भाग जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया, उसके बिल्कुल विपरीत जो जो धमकी दे रहे हैं उस पर करने पर वो उतारू दिख रहे हैं। और इसीलिए जब इस तरह की धमकी वो दे रहे हैं तो अब पूरे विश्व में एक डर, अस्थिरता का माहौल जरूर है। राष्ट्रपति ट्रंप अब यही कर रहे हैं, वो नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने का इंतकाम पूरी दुनिया से एक एक करके ले रहे हैं। उन्होंने इसे अपने अहंकार का सवाल बना लिया है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का ओबामा सिंड्रोम है। साल 2009 में जब बराक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 8 महीने बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बराक ओबामा ने दुनिया में कोई बड़ा शांति समझौता नहीं कराया था। खुद बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान करती है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब बराक ओबामा को बिना कोई शांति समझौता किए नोबेल मिल सकता है शांति पुरस्कार, तो उन्हें कथित रूप से 8 युद्ध रुकवाने के बाद भी यह पुरस्कार क्यों नहीं मिला? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप की सुई नोबेल शांति पुरस्कार पर ही आकर क्यों रुक गई है। कितने महीनों से आप देख रहे हैं उनको नोबेल की बात करते हुए। अब तो उनको नोबेल अपना मचाडो ने दे भी दिया है। इसका बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये शांति से ज्यादा स्वीकृति यानी वैलिडेशन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ट्रंप का अब तक का इतिहास विवादों से भरा रहा है। उनकी छवि को लेकर अमेरिका में कई सवाल उठते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता तो इतिहास उन्हें लेकर विनम्र रहता। उनकी छवि एक शांति दूत के रूप में जानी जाती। संक्षेप में कहे तो यह एक पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप के सभी पुराने विवादों पर पर्दा डाल देता, कालीन के अंदर उन्हें छिपा देता। और इसी वजह से इस पुरस्कार को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मचाडो ने दे दिया पुरस्कार, चिट्ठी लिख के साथ में बड़े से फ्रेम में लगा के, लेकिन फिर टीस निकल गई उनकी आज। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति दूत तो कहते हैं, लेकिन वो करते क्या है, जरा उसकी भी एक झलक देख लीजिए। इमैनुअल मैक्रोन, हमने आपको शुरू में ही बताया था ना कि ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति ट्रंप रोज सुबह उठते हैं, अब लगभग वहां सुबह होने ही वाली है, वहां पर वोट गए होंगे। सुबह उठते ही एक दुश्मन वो खोजते हैं। एक इंटरनेशनल नेता के भी कोई भी हो सकता है, उसके पीछे वो पड़ जाते हैं। कभी खामेनेई को धमकियां देते हैं, अब इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ उन्होंने बीती शाम जो कहा है वो दिखाते हैं। इसी हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति मैक्रोन ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का समर्थन करने का फैसला किया कि नहीं भाई, ग्रीनलैंड के लोग डिसाइड करेंगे या ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन को अपमानित करने के लिए उनके प्राइवेट मैसेजेस को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया, जिनमें यह लिखा था कि राष्ट्रपति मैक्रोन को ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का मतलब समझ नहीं आ रहा है और वो डावोस में G7 देशों की एक बैठक का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। इसमें वो पेरिस का भी जिक्र करते हैं, जिसमें रशिया को भी आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्राइवेट मैसेज को न सिर्फ सार्वजनिक कर दिया, बल्कि राष्ट्रपति मैक्रोन को यह भी धमकी दी कि फ्रेंच वाइन, जो लोग वाइन के शौकीन हैं उन्हें पता होगा कि फ्रांस से जो फ्रेंच वाइन है, जो फ्रेंच विनयार्ड्स है, वहां की वाइन की बहुत पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में। अमेरिका से लेकर तमाम देशों में वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है। जो फ्रेंच वाइन है, जो फ्रेंच शैंपेन है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 200% टैरिफ लगा सकते हैं। और ये एक ऐसी धमकी है जिससे फ्रांस में खलबली मच गई है। फ्रांस हर साल अमेरिका को 40,000 करोड़ रुपए की वाइन और शैंपेन निर्यात करता है, जिस पर अभी सिर्फ 15% टैरिफ है। लेकिन अब अगर इन पर 200% टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका में फ्रेंच वाइन और शैंपेन का निर्यात काफी कम हो जाएगा। इससे फ्रांस को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। फ्रांस अकेले अपनी 25% वाइन और शैंपेन अमेरिका को निर्यात करता है और अब राष्ट्रपति ट्रंप इसी निर्भरता को निशाना बनाकर फ्रांस को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका को फ्रांस का साथ नहीं मिला तो अमेरिका फ्रांस को बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस मॉडल को आप 3D मॉडल भी कह सकते हैं। वो दबाव, धमकी और डर, दबाव, धमकी, डर, इसके साथ चलता है। राष्ट्रपति ट्रंप यही सोच रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया, क्या किया दुनिया ने? कुछ नहीं। आज भी निकोलस मादुरो अमेरिका की धरती पर हैं, जेल में हैं, उनका ट्रायल चल रहा है।
वैसे ही अगर वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देते हैं, यूरोप के देशों पर डेनमार्क का साथ देने के लिए 10% का टैरिफ लगा देते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा अमेरिका में होगा। हकीकत यह है कि ये सब करने के बाद भी अमेरिका के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनके फैसलों को लेकर अपनी असहमति जता रहे हैं। और आज उनकी अप्रूवल रेटिंग्स कहां पहुंच गई है, हम आपको दिखाते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिन की उनकी दिखा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 1 साल पूरा हो गया और 1 साल पहले जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग, जूम इन कीजिए, 52% थी और डिसअप्रूवल रेटिंग्स 43%। 52 और 43 यानी लगभग 9% का गैप था। लेकिन आज यही अप्रूवल रेटिंग्स पलट गए, 42 हो गई है। ये देखिए मामला किस तरह से 52 से 53 पर भी 44 पर उनका पहुंचा और अब 42 पर है। अप्रूवल रेटिंग्स यहीं से, मतलब मुझे लगता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में पिछले साल उनकी अप्रूवल रेटिंग्स नीचे आ चुकी थी, डिसअप्रूवल ऊपर बढ़ चुकी थी। और यही बढ़ते बढ़ते आज देखिए जब हम जनवरी 2026 में मौजूद हैं, 55% उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई है और 42% उनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई। और ये आंकड़े रॉयटर्स और इप्सॉस के सर्वे में सामने आए हैं। हम रॉयटर्स और इप्सॉस को आपके सामने कोट कर रहे हैं। इसी तरह CNN का सर्वे कहता है कि पिछले 1 साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने भी फैसले लिए हैं, उनसे अमेरिका के ज्यादा लोग नाखुश हैं। ये CNN के सर्वे में अप्रूवल 39% है और डिसअप्रूवल 61%। हालांकि अगर आप अमेरिका की मीडिया को देखेंगे तो वहां पर माना जाता है कि CNN जो है वो हमेशा ट्रंप के खिलाफ रहता है, रिपब्लिकन्स के खिलाफ रहता है। वहीं जो फॉक्स न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बोलता है। तो ये सब यही बता रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भरोसा लोगों का घटता जा रहा है, 39% है। अगर पूरी दुनिया के नतीजों की बात करें तो इसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता काफी कम है। 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 के बीच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो हम सबसे ऊपर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जूम इन करके दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स जो है, ग्लोबल लीडर्स की लोकप्रियता, जो कि हम मॉर्निंग कंसल्ट, एक जानी मानी एजेंसी के हवाले से आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग सबसे ऊपर हमने आपको दिखाई, जो कि 70% है। जबकि सनाई तकाइची जो जापान के नेता हैं, उनकी रेटिंग है 63%। उसके बाद जेवियर मिली अर्जेंटीना के 60%, आंद्रेस बाबिस चेक रिपब्लिक के 60%, ली जियांग दक्षिण कोरिया के 57%, 56% है कैरन केलर शटर स्विट्जरलैंड की। उसी के बाद 50% मार्क कार्नी कनाडा के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज जो कि 45% पर है। 45 पर ही जोनास गेहरस्टोर है नॉर्वे के, और क्लाउडिया शिनबाम जो मेक्सिको के, वो है 45% पे। और इन सब में ये पायदान है आज डोनाल्ड ट्रंप का 43%। और ये मॉर्निंग कंसल्ट जानी मानी एजेंसी के हवाले से जो सर्वे के रिजल्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास कोई नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मॉर्निंग कंसल्ट का ये डेटा है, जिसमें वो आज भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे ज्यादा है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे से गहरे सदमे में है इस वक्त पाकिस्तान। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जाकर अल नाहयान का स्वागत किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में उनको लेकर आए, पूरा प्रोटोकॉल पीछे छोड़ दिया उनके लिए। और उसके बाद जैसे 2 घंटे की धुआं रफ्तार जिसे कहा जाता है, बैठक में दोनों के बीच का रिश्ता दिखा, केमिस्ट्री देखी। पाकिस्तान को तो दर्द होना ही था। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वहां का मीडिया, वहां के नेता दिन रात इस दौरे का विश्लेषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऐसी क्या भूल हो गई जो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस और पार्टनर घोषित कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद बिन जायद 3.5 घंटे दिल्ली में रुके थे, लेकिन अब यह बताया गया है कि मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा 1 घंटे 45 मिनट का था। इस दौरे के जरिए भारत ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया, जिससे पाकिस्तान और बेचैन हो गया है। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान झूठ फैलाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी कश्मीर की पश्मीना शॉल राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को भेंट के रूप में दी और उनकी मां
शेख फातिमा बिन्त मुबारक को भी पश्मीना शॉल के साथ कश्मीरी केसर उपहार में दिया। और ये प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक संदेश ही था, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों बेचैन हो गई। स्थिति तो ये हो गई है, इस दौरे के बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन कर दिया और दावा है कि इस बातचीत में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की चर्चा भी कर ली। पाकिस्तान की इस बेचैनी का यह कारण है कि भारत और यूएई ने एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि अब रक्षा के क्षेत्र में भारत और यूएई के बीच बड़े करार हो सकते हैं। और ये करार इसलिए भी बड़े होंगे क्योंकि पिछले महीने अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से भारत और यूएई की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसे सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करने से भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ होगा, लेकिन हकीकत में इस रक्षा समझौते के कारण यूएई भारत के करीब आया। अब पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात का मातम मना रहा है कि यूएई जैसा मुस्लिम देश भारत के खेमे में चला गया है और अब भारत के खिलाफ इस्लामिक नेटो बनाना आसान नहीं होगा। सुनिए, ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है। और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह। यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा वैसे तो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट का था, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान में बेचैनी आपने देखी, कई गुना बेचैनी थी। और इसके 2 बड़े कारण हैं। असल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति खाड़ी देशों पर पूरी तरह से टिकी हुई है, जिसमें तेल से लेकर कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समर्थन की ही वजह से पाकिस्तान खाड़ी देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। अब यूएई तेजी से भारत के करीब आ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक के क्षेत्र में करीबी बढ़ रही है। भारत और यूएई का यह मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के लिए सीधा खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत अब खाड़ी देशों में सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार बन रहा है। और यहां पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि वो तो सऊदी अरब और यूएई को एक साथ नहीं साध सकता, लेकिन भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि यूएई भी हमारे साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, सऊदी अरब भी भारत को अपना मजबूत सहयोगी मानता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुनीर ने एक इंटरव्यू दिया है और कहा कि इस्लाम धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला। आज पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के बीच खास दर्जा मिल गया है। पाकिस्तान पर अरब के ज्यादातर देश जो है बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनमें ईरान, यमन, लेबनान जैसे देशों की पाकिस्तान कई बार धोखा दे चुका है उनको। और यूएई भी पाकिस्तान की फितरत समझता है, भारत के साथ है। लेकिन आसिम मुनीर के इस बयान से इतना तो स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान को और कट्टर बनाना चाहता है। उसकी योजनाएं इस्लाम धर्म पर केंद्रित है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद को और ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा होने पर पाकिस्तान में आतंकवाद की कुछ और फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं और अब वही उनके काम का आकलन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बिठाया, उन्हें मिठाई खिलाकर उनके परिवार से मुलाकात की। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए। हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। हमारे देश में देखिए मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों की कार्यशैली को लेकर काफी बहस होती है, लेकिन आज हम आपको इन दोनों पार्टियों में एक मौलिक अंतर दिखाना चाहते हैं।
आज जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना बॉस बताया और ये कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को अब नितिन नवीन का फैसला मानना ही होगा। लेकिन पिछले साल जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टकराव हुआ तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस विवाद पर फैसला पार्टी हाईकमान लेगा, जबकि पार्टी अध्यक्ष वो खुद है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. आज प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जो मिलेनियल पीढ़ी से आते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसका जन्म साल 1980 से 1996 के बीच हुआ। बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन जिस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो उस बीजेपी से भी युवा हैं। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को रखी गई थी, जबकि नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पूरी दुनिया में बीजेपी के सबसे ज्यादा 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं। उसके बाद देखिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिसके 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके 4 करोड़ 41 लाख कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जिसके 3 करोड़ 74 लाख कार्यकर्ता हैं और 5वें स्थान पर भारत की कांग्रेस पार्टी के 2 करोड़ 60 लाख कार्यकर्ता हैं। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं और उनकी पीढ़ी को साइलेंट जेनरेशन कहा जाता है, यानी वो पीढ़ी जिनका जन्म साल 1928 से 1945 के बीच हुआ, जबकि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिलेनियल जेनरेशन वाई से है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब नितिन नवीन के सामने कई चुनौतियां होंगी। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज तक सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा होगा। 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती थी तब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे, और जब 2022 में बीजेपी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जीत मिली तब जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष थे। अब नितिन नवीन पर यह जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी 2027 में उत्तर प्रदेश में जीत का हैट्रिक लगाए। इसके अलावा 2029 का लोकसभा चुनाव भी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी लड़ सकती है और इसीलिए नितिन नवीन की यात्रा आसान नहीं होगी। वैसे नितिन नवीन जिस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उस बीजेपी के बैंक खाते में 7,113 करोड़ रुपए जमा है। भारत के 772 जिलों में बीजेपी के दफ्तर मौजूद हैं, 772 दफ्तर, और देश के 31 में से 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 20 राज्यों में, अकेले 14 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अपने दम पर। अभी हम आपको सांसद दिखा रहे हैं, 240 लोकसभा सांसद, 103 राज्यसभा सांसद, कुल विधायक 1654 और 14 सीएम बीजेपी के। देश के लगभग 70% भूभाग पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है। 69% आबादी भी एनडीए सरकारों के राज्यों में रहती है। इसीलिए नितिन नवीन को बहुत बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी भी मिली है। उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं।